हाँ छात्रों, आज हम आप लोगों को नई शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1800 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं। कल इसके पहले हम आपको बताए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है क्या, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि वह देश की शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न स्तरों में जो कमियां थीं उसको सुधारने के लिए जो पहले आयोग गठित किए गए थे उसमें जो खामियां हो जाती थी उसको लागू करने में या क्रियान्वयन में जो दिक्कतें होती थीं उसमें सुधार करने के लिए तथा नई तरह से किस प्रकार से शिक्षा नीति तैयार की जाए उसके गुण और दोषों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लगाई गई। उसमें आपको हमने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वह उसमें सबसे पहला था प्रस्तावना, दूसरा था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, फिर राष्ट्रीय शिक्षा की क्या भूमिका है, चौथा था समानता के लिए शिक्षा कैसे होनी चाहिए, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन कैसे होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए, शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन किस तरह से हो, शिक्षा के पाठ्यक्रम देश काल और परिस्थिति के अनुसार किस रूप से हो, अध्यापकों की दशा एवं अध्यापकों के शिक्षण प्रशिक्षण की कैसी व्यवस्था हो, शिक्षा में प्रबंधन की क्या व्यवस्था हो, उसके शिक्षा के लिए संसाधन किस प्रकार से हों और शिक्षा के भावी स्वरूप का वर्णन किया गया। इन सब पर विचार करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तैयार की गई। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या विशेषताएं हैं, जब इसके बारे में किया गया तो इसकी विशेषताएं जो है वो निम्नवत रूपों में जानी जाती हैं। नंबर 1, शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व। शिक्षा को प्रथम बार अधिक महत्व प्रदान किया गया। नंबर 2, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना का निर्माण। नंबर 3, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम। राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम का संचालन। नंबर 4, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल।
नंबर 5, केंद्र सरकार की भागीदारी। नंबर 6, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन। दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन। व्यावसायिक शिक्षा पर बल। व्यावसायिक शिक्षा पर बल। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उच्च शिक्षा में सुधार के लिए दिया गया प्रोत्साहन। शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन। और लास्ट, शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन। 1986 की शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई, उसकी पहली विशेषता थी शिक्षा को प्रथम बार अधिक महत्व प्रदान किया गया था। उसकी प्रथम यह था कि इतना जो है, जबकि बहुत से आयोग गठित हुए, बहुत से नियम बनाए गए, शिक्षा में सुधार किया गया, लेकिन इतना अधिक महत्व शिक्षा पर कभी नहीं दिया गया था। और शिक्षा को आम जन सामान्य को सब शिक्षा देने के लिए, सभी वर्गों को शिक्षा देने के लिए, स्त्री पुरुष और महिला, स्त्री तथा पुरुष की शिक्षा में कोई भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न रखा जाए, इस सब तरह से पहली बार हर बिंदुओं पर विचार करने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया गया। नंबर 2, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना का निर्माण। पूरे देश में एक तरह की शिक्षा हो, एक तरह का उसकी संरचना की जाए। भले ही हमारा देश विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं में बटा हो, वो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हों, लेकिन उनकी शिक्षा की संरचना जो हो एक राष्ट्र के स्तर पर होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी संरचना करनी चाहिए, जिससे पूरे राष्ट्र में पढ़ाई का स्तर, शिक्षा का सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके और देश का विकास हो सके। नंबर 3, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम का संचालन। पूरे देश में ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे कि शिक्षा उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहे। ये हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसके प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के लिए अलग अलग से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, देश की आवश्यकता के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। बच्चे उसको पढ़ करके अपने देश की प्रगति कर सकें, स्वावलंबी बन सकें। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत राष्ट्र स्तर पर पाठ्यक्रम का संचालन किया जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया। देखिए, हमारे शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही असमानता थी।
पिछड़े वर्ग, आदिवासियों की शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी शिक्षा या गरीब निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, अवसर ही नहीं दिया जाता था। लॉर्ड मैक उसी अंग्रेज़ों के ज़माने से ही शिक्षा उस वर्ग को दी जाती थी, या जो धनी मानी व्यक्ति होते थे वह शिक्षा ले लेते थे। गरीब बेचारा जो है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके या गरीब है, उसको शिक्षा का अवसर ही नहीं मिल पाता था। स्त्रियों की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा बड़ी दयनीय थी। समाज में ऐसी कुरीतियाँ थी कि बच्चियों को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता था। तो इस तरह से शैक्षिक अवसरों पर उनकी माने शिक्षा के समान रूप से अवसर दिए जाएं, किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, इस पर लगाया गया। केंद्र सरकार की भागीदारी, देखिए वैसे शिक्षा राज्य सरकार का विषय होता है कि राज्य सरकार जो जिस रूप में चाहे शिक्षा दे सकती है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उस राज्य सरकार में केंद्र सरकार की भागीदारी को सम्मिलित करके एक केंद्र सरकार की एक समवर्ती सूची तैयार की गई, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है भागीदारी होती हैं, और दोनों जो है वो शिक्षा को बढ़ावा देने का उन लोगों का कर्तव्य बढ़ जाता है। इसलिए उसमें केंद्र सरकार जो है हिस्सा बनता है। दक्षता व प्रभावकारिता को प्रोत्साहन देना, देखिए जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनकी दक्षता को, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके प्रभाव को देखते हुए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई, इसमें उनको विदेश जाने के लिए विशेष सुविधाएं दी गई। उनको ऐसे लोगों को जो भले गरीब हों लेकिन उनकी दक्षता है, उनमें एबिलिटी है, योग्यता है, तो उनको उच्च शिक्षा देने का प्रबंध है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विशेष रूप से किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा पर बल, देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है और विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा अपने स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, MTech, विभिन्न प्रकार के IIT संस्थाओं का आदि का को चलाने पर बल दिया गया, और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने से हमारे देश की शिक्षा जो है वो बहुत ही मजबूत होगी और स्वावलंबी होगी, और सभी लोग, हमारे देश की बेरोजगारी भी खत्म होगी और नए नए निर्माण होंगे। किसी देश पर हमको आधारित नहीं रहना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए दिया गया प्रोत्साहन, देखिए केवल शिक्षित होना ही आवश्यक नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया, एक राष्ट्रव्यापी नियम बनाए गए। प्राइमरी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों को मान्यता दी गई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा या उच्च स्तर की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई, जिससे कि वह शिक्षा का सही रूप से संचालन कर सकें और उनको प्रोत्साहन दे सकें। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन, देखिए शिक्षा का असली शिक्षा वो है जो सही रूप से जिसका मूल्यांकन हो सके। इसके लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया। पहली परीक्षा प्रणाली केवल पास करने के लिए होती थी, उसमें विभिन्न प्रकार से सुधार किए गए। माध्यमिक शिक्षा का अलग से उसका परीक्षा देने की व्यवस्था थी, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अलग थी परीक्षा लेने की। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती थी, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर विशेष बल दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और इतने ही नहीं, बालकों का
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विभिन्न स्तरों को सुधारने के लिए शैक्षिक प्रगति का हमेशा मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। मूल्यांकन पर हर प्रतिदिन छात्रों का मूल्यांकन करना, बच्चों की दिन प्रतिदिन उसकी अच्छे परीक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करना, परीक्षा की तैयारी, परीक्षा के लिए पेपर कैसे तैयार किए जाएं, अर्थात मूल्यांकन शिक्षा में प्रगति का ये मूल्यांकन का बहुत वो हुआ। इसके बाद अंत में हम बताएंगे आपको कि अध्यापक चूँकि उस अध्यापकों के सम्मान के लिए अवसर, उस समय अध्यापकों की दशा सम्मानपूर्वक नहीं थी। उनको समाज में उचित अवसर मिलने के लिए उनको अच्छे से अच्छा वेतन, ग्रांट एंड एड पर स्कूल आना और अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये बहुत ही आवश्यक हो गया था और जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा उन्हें पूर्ण किया गया। धन्यवाद।